हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपके क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 6 अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या हो रहा था, हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 कवर कर ली थी काफ़ी पहले, पर कुछ कारणवश बार बार मुझे यूट्यूब पर से हटना पड़ता है क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं। पर इन सारी बातों के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जब कभी मौका पड़ेगा जब हम लोग बात करेंगे तो इन सारी बातों को मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या कारण हैं जिन वजह से ये सब चीज़ें हुआ करती हैं। और ये कोई कारण नहीं है, कई कारण होते हैं, तो मैं हर बार वही नया नया कारण बताओगे तो एक एक्सक्यूज़ तरह से लगने लगता है वो। ठीक है, इसलिए मैं वो सारी बातें बताना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, जो कि यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 3 हम लोगों ने स्टार्ट करी थी 2 को स्किप करके, पर हुआ क्या कि मैंने जब पूछा लोगों से तो सभी लोगों ने स्टैटिक्स की ज़्यादा डिमांड करी। तो मैंने सोचा कि जब लोग ही यही चाहते हैं तो मैं क्या होता हूँ, मैंने फिर स्टैटिक्स स्टार्ट कर दिया है। बाकी जो भी यूनिट हैं वो भी कवर हो जाएंगे, उनकी चिंता नहीं है मैं, क्योंकि वो और भी लोग पढ़ा रहे हैं तो उससे भी कवर हो जाएगा, आप लोग का हो जाएगा। बाकी मेरा इधर तो मैं देखता रहूँगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर 6 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। ठीक है, देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स जो यूनिट है इसमें 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जिसमें से पहला चैप्टर तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन। सेकंड चैप्टर मैंने नहीं लिखा अभी यहाँ पे, उसका नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड थर्ड इज कुछ कोरिलेशन, कोरिलेशन एनालिसिस। 3 चैप्टर हैं इस यूनिट के अंदर। अब हर बुक में अलग अलग चैप्टर नंबर पड़ा होगा क्योंकि मैंने एक ही बुक देखी अभी तक पर, और मेरे पास जो बुक है वो जीवांशंस पब्लिकेशन की है। मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने इससे पहला पार्ट जो वॉल्यूम 1 था इसी लिया था, इसलिए मैंने सेकंड ले लिया। बुक मुझे ठीक लगती है, ज़्यादा कुछ बहुत हाई फाई चीज़ भी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से पढ़ाया जाना हम लोग को, क्योंकि बेसिक वाले बच्चों को दिया गया है तो ठीक है, क्योंकि मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता क्योंकि और सारी मैंने बुक देखी भी नहीं है। ठीक है, अब बारी आ जाती है कि इसमें होने क्या वाला है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होती क्या है। स्टैटिक्स तो हमने देखी है स्कूल में, थोड़ा बहुत मीन मीडियन मोड वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा था हम लोगों ने, तो वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा और इलाबोरेट करी जाएंगी, थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ें बताई जाएंगी और थोड़ी नई चीज़ें भी हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहली बात कि डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन में हमको पढ़ना क्या है पहले चैप्टर में, इस यूनिट के पहले चैप्टर में। चैप्टर पर ध्यान मत दीजिए, ध्यान दीजिए यूनिट के पहले टॉपिक पे। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा है कि पहले समझ लेते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होती क्या है, या स्टैटिक्स ही क्या होती है। स्टैटिक्स क्या होता है, देखिए सारा डेटा का गेम है। ठीक है, डेटा आपको कहीं से मिला, उसको आप जो जनता है वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आपने जो डेटा लिया आप तो उस चीज़ में मास्टर हैं या प्रोफेसर हैं, जो भी एक चीज़ें कर लीजिए, एक्सपर्ट हैं सिंपल। तो उस चीज़ को आपकी तो समझ है, पर आप किसी तरीके से उसको किसी फॉर्म में ऐसे लेके आएंगे कि ताकि जो नॉर्मल लोग हैं वो भी समझ सकें। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टैटिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है कि एक तो स्टैटिक्स वो होती है जैसे जिसका नाम होता है इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, और दूसरी स्टैटिक्स होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। हम लोगों को सिर्फ दूसरी वाली स्टैटिक्स पढ़नी है जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, फर्स्ट वाली हम लोगों को नहीं पढ़नी है। अब फर्स्ट यानी कि इन्फेरेंशियल और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में डिफरेंस क्या होता है, छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बता देता हूँ। इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स में आपका ये सिस्टम होता है कि जैसे मान लीजिए जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था आपको कि एक एक्सपर्ट गया, उसने साइट पर से डेटा को कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब वो डेटा उसने कलेक्ट किया, वो तो समझ जाएगा, पर उसका वो एक निचोड़ निकालेगा, इन्फरेंस करेगा, यानी कि उसका कंसिक्वेंस या रिजल्ट, सिंपल सा रिजल्ट बताएगा जो सारे लोगों को समझ में आ जाएगी। उसमें बहुत सारी और फैक्टर्स होंगे पर वो नॉर्मल जनता को समझ में नहीं आने वाले हैं, इसलिए वो सिंपल सा एक रिजल्ट के तौर पे उसको बता देगा। जैसे कोई भी चीज़ बड़ा चीज़ होती है तो हम लोग उसका रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो जनरली तो वो चीज़ जो होती है जो इन्फरेंस लेती है, पूरे डेटा में से सैंपल है तुम्हारा, उसमें से जो इन्फरेंस आया यानी रिजल्ट आएगा प्रकार से, वो हमारा वो इन्फरेंशियल स्टैटिक्स में पढ़ाया जाता है। बाकी रही बात डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, तो ये थोड़ा सा इसमें काफ़ी ये चीज़ें आ जाती हैं कि हमको मान लीजिए नॉर्मल जनता तक नहीं पहुंचानी है, एक डिपार्टमेंट की बात है, तो डिपार्टमेंट में कुछ एक्सपर्ट होंगे और वो कुछ मेथड से कुछ फिक्स्ड चीज़ें बता देंगे, और वो हम लोग शायद नॉर्मल जनता को समझ में ना है, पर वहाँ के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको समझ में आएगा, क्योंकि उन लोगों ने इतना क्वालिफिकेशन उन लोगों की है कि वो चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ऐसी कौन कौन से मेथड होते हैं या क्या क्या चीज़ें होती हैं जो यूज़ करे जाते होंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि इन्फरेंशियल तो अलग ही हो गया जो हमको पढ़ना भी नहीं,
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको यहाँ पे मिलने वाली है, मैं बता देता हूँ। दो टाइप की होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स भी। एक तो होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी जैसे हम लोगों ने मीन, मोड, मीडियन पढ़ा था, तो वो भी एक प्रकार का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। दूसरी बात मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब कितना वेरी कर रहा है डेटा है आपके पास। एक जैसे मीन होता था, मीन के इधर भी थोड़ी वैल्यू होती थी, इधर भी थोड़ी वैल्यू होती थी, पर मीन बीच में होता था, तो वेरिएशन भी तो होता था। तो ये चीज़ भी हम समझेंगे यहाँ पे, यानी कि स्प्रेड कितनी दूर तक है डेटा का, स्केल क्या है, एक प्रकार से समझ लो। जैसे रेंज, रेंज देखिए समझ में आ गया होगा रेंज क्या है। ये पहला पॉइंट है जो रेंज है, इसको पढ़ेंगे। जैसे मीन पढ़ा था, मोड पढ़ा था, मीडियन पढ़ा, रेंज भी पढ़ेंगे। वेरिएंस पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, स्क्यूनेस पढ़ेंगे, कर्टोसिस, मैं पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, पर ये स्पेलिंग होती है, आपको स्क्रीन पर दिखी होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं कि डेटा क्या होता है। जो जनरली स्टैटिक्स में डेटा हम कर रहे हैं, तब से डेटा होता क्या है। देखिए डेटा अगर हम सही से देखें तो अगर कोई डेटा की डेफिनेशन तो होती नहीं कि मतलब हर चीज़ ऐसी पॉसिबल नहीं होती कि उसकी डेफिनेशन बना दो, पर अगर हम कुछ बेसिस मान लें या बेसिक कोई चीज़ उसकी यूनिट हमको समझ में आ जाए तो हम उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन बनाने का तरीका क्या है कि डेटा कैसे मिल रहा है, कौन ले रहा है, इन सारे तरीके से हम डेटा को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो हमारा प्राइमरी डेटा है और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। ये क्या होता है ये बताता हूँ आपको। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ मीम याद आएगी वाली। देखिए क्या है वो, मैं गया एक साइट पे, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैंने वहाँ से कोऑर्डिनेट्स इकट्ठा कर लिए, यानी कि वहाँ का डेटा जो था मैंने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब मुझे नॉलेज थी, मैंने इकट्ठा कर लिया जाके, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो उस डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। तो जब मैंने उसको कलेक्ट किया, मुझसे पहले किसी ने नहीं किया, तो वो प्राइमरी डेटा हो गया, क्योंकि वो एकदम फ्रेश डेटा है और उसको डायरेक्ट एक एक्सपर्ट ने मतलब सैंपल उसका कलेक्ट किया है। उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए मैंने वो डेटा कलेक्ट कर लिया, अब मैंने वो डेटा डाल दिया यूट्यूब पे या फेसबुक पे या क्या बोल सकते हो गूगल पे, कोई वेबसाइट थी मेरी उसी से रिलेटेड, वो मैंने डेटा अवेलेबल कर दिया लोगों को। अब वो डेटा जब अवेलेबल हो गया तो आप या आप जैसे कोई और उस गूगल की साइट पे सर्च करेंगे और उस डेटा को कलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कोई मैंने चीज़ पढ़ाई तो आप वो देख रहे हैं, तो वो सेकेंडरी हो गया। हालांकि ये पहले ही से सेकेंडरी है क्योंकि और लोगों ने भी इसको कलेक्ट कर बताया है इसके बारे में, पर बात यहाँ पे ये हो रही है कि जैसे मैंने बता दिया कोई चीज़ प्राइमरी है, अब वो चीज़ अवेलेबल है, अब आपने डायरेक्ट तो ली नहीं, आप तो मेरा वाला जो डेटा है उसको देख रहे हो, यानी कि जो एजेंसी है बीच में वहाँ से आप कलेक्ट कर रहे हो, यानी आपने डायरेक्ट उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया है साइट पे जाके। साइट मतलब जहाँ से फ्रेश वो स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब आप जो डेटा पा रहे हो वो प्राइमरी नहीं है, तो इसका नाम दे दिया गया सेकेंडरी, क्योंकि आपको सेकंड स्टेप में मिला, सिंपल सा, ठीक है। तो ये तो एक बेसिस हो गया कि भाई कैसे मिला आपको, है ना। दूसरा तरीका होता है एक रॉ डेटा बोलते हैं। रॉ डेटा क्या है, देखिए अब डेटा है आपके पास, तो डेटा आप चाहते हो ना, कभी भी हमको कोई भी डेटा मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो हम उसको जैसे एक सीक्वेंस में रखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल में बच्चे भी होते हैं, तो हम लोग एक तरीका बनाते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से स्टार्ट करेंगे, ए से, फिर वी से, फिर सी से, ऐसे करके स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर भी देते हैं 1 2 3 4 करके। ऐसा हम लोगों ने कभी ये नहीं किया कि कितना भी किसी का नंबर हो, ABCD कहीं से भी नाम लिख दो, ऐसा नहीं करते जनरली। तो हमारी जो ये टेंडेंसी होती है कि हम हमेशा जो डेटा होता है उसको एक सुटेबल फॉर्म में रखने की कोशिश करते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो वो तो एक डेटा हो गया जो आपने बना के रखा है, ठीक है। पर जो डेटा जैसे मिलता है, ठीक है, जैसे मान लो आपको जहाँ से प्राइमरी डेटा जहाँ से आपने कलेक्ट किया था, तो वो उस टाइम जिस तरीके से मिला था आपको, उस चीज़ को बोलते हैं रॉ डेटा, क्योंकि उसमें अभी आपने छेड़छाड़ नहीं करी है। सिंपल सी बात है, जैसे मिलता है रॉ मतलब समझिए, क्योंकि इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर एक होता है बाईवेरिएट डेटा और एक होता है मल्टीवेरिएट डेटा। देखिए क्या है, ये अलग तरीके से डिफाइन करा जाता है, सब एक ही बातें हैं, ठीक है। ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, डेटा से सेम ही टाइप के हैं, पर डिफरेंस क्या है बताने का तरीका, खाली उसी को डेफिनेशन बोलते हैं। तो हमारा बाईवेरिएट में मैं एग्जांपल एक देख लेता हूँ, क्या बताना था आपको। हाँ, बाईवेरिएट होता है, यूनिवेरिएट भी होता है ना, मैंने वो लिखना ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, आप ऊपर लिख लीजिएगा, यूनिवेरिएट डेटा। तो डेटा इस तरह से, अगर वेरिएबल बेस्ड डेटा है ना, अगर उस पर जाएंगे तो 3 प्रकार के डेटा आपको मिलेंगे। तो यूनिवेरिएट डेटा का क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक क्लास है ना, वहाँ पे कुछ परसेंटेज आई बच्चों की,
यूनिवेरिएट में भाई एक क्लास में गए हम लोग, वहाँ पे 5 बच्चे थे मान लो, 1 2 3 4 5, उनके कुछ कुछ परसेंटेज आ गए 75 76 88 82 92। सीबीएसई है ना, 92 बहुत ज़रूरी होता है, 90 प्लस करना है तो फिर सीबीएसई नहीं माना जाता उसको, फिर वो यूपी बोर्ड वाला हो जाएगा। यूपी बोर्ड से हम पढ़े हैं भाई, है ना। देखो क्या है, यहाँ पर बोला गया कि 5 स्टूडेंट हैं, उनके यहाँ पे परसेंटेज गिवन है, हाई स्कूल या इंटर के जो भी। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल है, स्कूल के बच्चों का परसेंटेज। वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ एक, इसलिए इसका नाम रखा गया है यूनिवेरिएट डेटा, और कुछ इसमें समझने वाला नहीं है। सेकंड आ जाता है बाईवेरिएट डेटा। बाईवेरिएट डेटा को कैसे आप बता सकते हो, इसमें बताया गया है कि अच्छा, इसमें एक एग्जांपल दिया गया बुक में आपके कि बाईवेरिएट में आ जाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो जो आइसक्रीम की यूनिट्स हैं, आइसक्रीम जो बनती हैं वो भी चेंज होंगी। क्यों चेंज होगी भाई, गर्मी में आइसक्रीम ज़्यादा खाई जाती है, जैसे जैसे सर्दी आती है या बारिश का मौसम होता है तो इतना ज़्यादा शायद नहीं खाया जाता है। और अंतर क्या होता है इन दोनों चीज़ों में, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जब गर्मी होगी 50 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो 100 यूनिट बढ़ रही है। जब 40 डिग्री सेल्सियस हुआ तो 90 यूनिट बन रही है। जब 25 डिग्री सेल्सियस हुआ यानी सर्दी का मौसम आने लगा तो 45 यूनिट बन रही। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे चेंज होने वाली 2 चीज़ें। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो वेरी कर सके। यहाँ पे देखो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, साथ साथ में यूनिट आइसक्रीम प्रोडक्शन जो हो रहा है वो भी चेंज हो रहा है। पर यहाँ पर देखिए क्या है, बच्चों के सिर्फ परसेंटेज की बात हुई थी और किसी चीज़ की बात नहीं हुई थी। तो यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल था तो यूनिवेरिएट डेटा हो गया, और यहाँ पे 2 डेटा थे, दोनों बदल सकते थे, 2 वेरिएबल थे तो उनको हमने बोल दिया बाईवेरिएट डेटा। मल्टीवेरिएट डेटा के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, पर यहाँ पर थोड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल था तो मैं यही आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, द डेटा विच कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर वेरिएबल्स। कम से कम कितने वेरिएबल होने चाहिए, 3 और मोर। कम से कम 3 होने चाहिए, अगर ज़्यादा हो जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, होने चाहिए, ठीक है। तब हम उसको मल्टीवेरिएट डेटा का नाम दे सकते हैं। दिस टाइप ऑफ डेटा कंटेन्स 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सही से सुनिएगा। क्या बोला गया मल्टीवेरिएट में, 1 इंडिपेंडेंट और मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि एक इंडिपेंडेंट हो बाकी डिपेंडेंट हो। देखिए एक डॉक्टर है, वो कलेक्ट कर रहा है डेटा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर लेवल एंड द ईटिंग हैबिट्स ऑफ द पेशेंट एंड एनालाइज दिस डेटा टू स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज मेजर्स ऑफ हेल्थ एंड ईटिंग हैबिट। देन अब देखो क्या करा, डेटा उसने, डॉक्टर था, उसने डेटा कलेक्ट किया भाई, शुगर लेवल चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया, कोलेस्ट्रॉल चेक किया, सारी चीज़ें चेक करी और उसकी ईटिंग हैबिट भी चेक करी, यानी इतनी सारी चीज़ों को चेक करा। अब इसमें करा क्या उसने, इससे रिजल्ट कैसे निकला, कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट, सारा समझते हैं। दिस डेटा इज मल्टीवेरिएट विच इन्वॉल्व्स 3 डिपेंडेंट वेरिएबल। 3 डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या, कौन कौन सा है, मेजर्स ऑफ हेल्थ एंड 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि ईटिंग हैबिट है। अब ईटिंग हैबिट क्या है, ईटिंग हैबिट इंडिपेंडेंट है, क्यों, देखिए सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, पर मैं सिंपली क्लियर कर देता हूँ आपको। जब भी आप ईट कर रहे हैं, कोई चीज़ खा रहे हैं, तो उसमें आपका इसका कोई रोल नहीं होता है कि आपका ब्लड, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार ना हो कि ब्लड लेवल क्या है, शुगर लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें ध्यान नहीं देते आप। वहाँ पे आप इंडिपेंडेंट है, कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। पर उसके वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल और ब्लड लेवल, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज होती हैं। जो आप खाते हो उस वजह से आपका हेल्थ का भी पैरामीटर्स चेंज हुआ करते हैं। तो वो जो हेल्थ के पैरामीटर्स हैं वो हो गए आपके डिपेंडेंट, जबकि जो आप ईटिंग हैबिट है, आप क्या खाते हो, क्या रूटीन है आपका, उसका डिपेंडेंसी नहीं है आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह पे। समझ गए ना, कि मतलब हेल्थ के मेजरमेंट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये आपके डिपेंड करते हैं कि आप क्या खाते हैं,
पर आप क्या खा रहे हैं इसका उससे कोई मतलब डायरेक्टली नहीं है, उस पर कोई उसका डिपेंडेंसी नहीं है, मेजर्स ऑफ हेल्थ पे डिपेंड नहीं करता है आपकी ईटिंग हैबिट। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, कई सारे मल्टीपल जो है डिपेंडेंट वेरिएबल थे, कोलेस्ट्रॉल, शुगर वगैरह, और आपकी जो ईटिंग हैबिट थी वो इंडिपेंडेंट थी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ये हो गया आपका डेटा के टाइप। अब हम लोग पढ़ेंगे डेटा ऑन वेरियस स्केल। वेरियस स्केल मतलब क्या, देखिए क्या होता है कि डेटा तो एक चीज हो गई है ना, पर कितने लेवल पे क्या क्या मौजूद है, क्या उसका मतलब रेंज है, यहाँ ये सारी चीजें जब हम समझते हैं, डेटा समझने से पहले हमको ये भी समझना होता है कि कितनी इंफॉर्मेशन है उस डेटा में। अब पता चला आपको थोड़ी सी जानकारी दी किसी के बारे में मैंने, और आप उसको जज करने लगे। जज तो करना ही नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर आप उसकी परफॉर्मेंस भी जज करना चाहते हैं तो मतलब सूटेबल अमाउंट का आपके पास, सफिशिएंट अमाउंट का आपके पास डेटा होना चाहिए। यहीं पे ऑर्डर काम आता है कि कितना ज़्यादा आपको, कितने ऑर्डर तक या कितना लेवल तक आपकी जानकारी है, फिर आप उसको आसानी से जज कर सकते हैं। अब आता हूँ मैं कि आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में डिफरेंस क्या होता है। हालांकि ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, पर थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखिए क्वांटिटेटिव में, पहले मैं क्वांटिटेटिव के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्वांटिटेटिव मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो डील करेगा नंबर्स के साथ। इट डील्स विद न्यूमेरिकल्स, है ना, ये पहली बात होती है। जबकि क्वालिटेटिव में क्या होता है, इट मतलब जो डेटा होगा, ठीक है, या वेरिएबल्स होगा, इट डील्स विद क्वालिटी, या फिर आप कह दीजिए ट्रेट या एट्रीब्यूट, मतलब ये टर्म है सारे, या कोई प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है ना, इसमें कुछ ऐसा डिफाइन चीज नहीं है। बस खाली आपको समझना कि कोई ऐसी ट्रेट होगी जिसको वो चीज डिफाइन कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो डिफरेंस होते थे। अब एग्जाम्पल क्या होता है, ऐसे एग्जाम्पल देख लो आप कि मैंने मीन निकाला, ठीक है, मैंने मीन निकाला, मैंने मोड निकाला, मैंने एडिशन कर दिया। तो इनमें जो नंबर होते हैं, उस नंबर का मतलब क्या होता है। अगर हमने जैसे मान लिया हमारे पास 3 है और 7 है, तो उसका मीन निकालेंगे, तो आ जाएगा 3 + 7/2, क्योंकि मीन ऐसे निकलता है, आंसर आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो इसका एक मीन है, और जो कि नंबर से मतलब है, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी या ट्रेट ऐसा कुछ क्वालिटी नहीं डिफाइन कर रहा है, सिर्फ क्वांटिटी या नंबर से बात हो रही है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, कहीं कहीं जगह पे आप देखते होंगे जैसे लिखा हुआ है m = 1 = m, 2 = f एंड 3 = t। यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बोलना चाह रहा है कि 1 का मतलब है मेल, जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल है, कोई फॉर्म भर रहे हैं आप, उसमें क्या है, 1 का मतलब है मेल, 2 का मतलब है फीमेल, 3 का मतलब है ट्रांसजेंडर। 3 प्रकार के होते हैं। अब उसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, 1 2 3 वहां पे वेरिएबल है क्या, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। अब आप एक पे ही क्लिक करोगे, या ये बोल दीजिए एट्रीब्यूट्स हैं, TFM एट्रीब्यूट्स है। यहाँ पे जो नंबर है 1 2 3, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये क्या है, एट्रीब्यूट को अच्छे से सुटेबल लाइन में लिखने के लिए यूज करे जाते हैं। यहाँ पे इस 1 का मतलब ये नहीं कि 1 नंबर है या ये 2 गुना उससे अच्छा है, ऐसा कुछ क्वालिटी नहीं है, सिर्फ बता रहा है यहाँ पे क्या, सॉरी मतलब इस नंबर की कोई क्वालिटी नहीं है, इस वैल्यू की क्वालिटी है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ नंबर्स उसको दिए गए हैं किस डिनोट करने के लिए, मेल और फीमेल को, इस सबको डिनोट करने के लिए। यहाँ पर एक्चुअल में ये 1 2 का मीनिंग कोई भी नहीं है। इसको आप 1 कर सकते तो इसको 2 कर सकते हो, इसको 3 कर सकते हो, फर्क ना पड़ता। समझ गए आप। यहाँ पर क्या था, फर्क पड़ेगा, 3 होता 7 होता, 7 की जगह कुछ और होता तो इन चीज़ों का फर्क पड़ता, पर यहाँ पर उसका कोई फर्क ना पड़ता। आप यहाँ पे 1 2 3 मान लें, आप चाहिए तो 3 4 5 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, खाली उसको एट्रीब्यूट दिया गया, फिक्स की बात, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे डेटा ऑन वेरियस स्केल्स। इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाली है।
आप रेडी रहिए इस बात के लिए, फटाफट से देख लेते हैं, है ना। अब अगला हमारा टॉपिक है डेटा ऑन वेरियस स्केल। ठीक है, मैं ब्लू वाला मार्कर बहुत कम यूज करूंगा क्योंकि ये तो बहुत ब्राइट लिखता है, बहुत हल्का लिखता है, तो वो वीडियो में अच्छा विजिबल होता नहीं जब वीडियो बन जाती है तो। ठीक है, डेटा ऑन वेरियस स्केल में सबसे पहले नाम बता देता हूँ मैं क्या है, एक एक करके मैं समझा ही दूंगा डायरेक्टली, है ना। पहला जो डेटा होता है, पहला मतलब जो स्केल है वो होता है नॉमिनल स्केल। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं, पहला मैं आपको बता देता हूँ फिर आगे आते हैं। नॉमिनल स्केल में क्या है, अगर इसके नाम पे आप जाएं तो इसका मतलब है सिर्फ ये नेम को शो करेगा, नेम। ठीक है, क्या मतलब है। और एक बात और है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट स्केल क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेवल, हाँ ऑर्डर नहीं लेवल, फर्स्ट लेवल। इससे नीचे लेवल पे आप कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते हो वेरिएबल्स में। स्केल जो होता है, कहने का मतलब क्या, मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे मैंने एक जगह वेरिएबल था कि 1 इज मेल एंड 2 इज फीमेल। ये एग्जांपल मैं इसलिए वही वाला ले रहा हूँ ताकि आप समझ सके क्या मतलब था। यहाँ पर क्या है, आपको पूछा गया मेल या फीमेल, तो आपने बोला, जैसे मैं मेल हूं तो मैंने बोल दिया मेल। ठीक है, अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कि मैं बोल दूं कि जो है फीमेल भी हूं या मेल हूं या कुछ और, इस तरीके का मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। इसके अलावा एक बात और है, क्या मेल है इसमें, इस बात का पता है कितना मेल है, हालांकि ये साउंड नहीं कर रहा बढ़िया, इस बात का यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि ये कितना मेल है, मतलब कि कितने एक्सटेंट तक, सिर्फ हमको ये पता है हाँ या ना, मेल है या नहीं है, बाकी और परसेंटेज ये सब दुनियादारी जो है वो नहीं पता। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि व्हाट इज योर हेयर कलर, तो उसमें ऑप्शन है ग्रे, ब्लैक एंड हमारे बड़े बुजुर्गों के बाल व्हाइट। ठीक है, 3 प्रकार के ऑप्शन है। अब ये जो भी मान लीजिए कोई बड़ा बुजुर्ग है वो बोल देगा व्हाइट, है ना। अब उस पर ये नहीं आपको पता होगा, व्हाइट टिक लगा हुआ है तो ये नहीं आप जान जाओगे कितना व्हाइट है ना, यहाँ पे कुछ उस तरीके की वैल्यू नहीं मिल रही कि हाँ इतना व्हाइट है, 25 व्हाइट है या 25% व्हाइट है, बस इतना मतलब है नॉमिनल स्केल का। ठीक है, अगला स्केल देखते हैं क्या, अगला स्केल आपका है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, सेकंड लेवल ऑफ मेजरमेंट इसको बोलते हैं, है ना, सेकंड लेवल ऑफ मेजरमेंट। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, आपका भला होगा, और बुक में भी आप वहां से भी देख सकते हैं ना, भला कर देता हूँ, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है, ऑर्डर, ऑर्डिनल से हमारा मतलब होता है यहाँ पे उस चीज का ऑर्डर भी गिवन होगा। ऑर्डर मतलब कितना, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए क्या था, कितना नहीं पता था, हमको पता था कलर ब्लैक है या व्हाइट है, कितना व्हाइट है कितना ब्लैक है ये नहीं पता था। यहाँ पे थोड़ा सा हमको वो भी नॉलेज होगी। मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे लेवल बढ़, स्केल बढ़ रहा है ना हमारा, लेवल भी बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है तो नॉलेज ज्यादा हो रही है वेरिएबल के बारे में, डेटा के बारे में नॉलेज ज्यादा हो रही है हमारी। ठीक है, ऑर्डर पता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या था मैं आपको देख के बताता हूँ। हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था एक एग्जाम्पल कि हाउ ऑफन यू गो टू पिकनिक, है ना, ये बुक में ही एग्जाम्पल था। तो एग्जाम्पल गिवन है वेरी ऑफन, ऑफन, रेयरली, या फिर अदर कोई ऑप्शन हो सकता है, मान लो कुछ और दे दे, चलो अदर अदर क्रिएट नहीं करते। 3 यहाँ ऑप्शन है। मैंने आपसे पूछा कि आप कितना पिकनिक जाते हो,
मैंने क्वेश्चन ऐसा पूछा जिसका आपको जवाब देना है, तो आप बोलोगे, जैसे कोई बच्चा है जो ज़्यादातर जाया करता है तो वो बोलेगा वेरी ऑफन, कोई बच्चा जो थोड़ा कम जाता है वो बोलेगा ऑफन, और जो बहुत कम जाता है साल में एक बार 5 साल में एक बार वो रेयरली बोलेगा। मान लीजिए मैं अपनी बात कर देता हूँ, रेयरली पे टिक लगा दिया, पर मैंने जैसे ही रेयरली आपको बताया तो उससे ये आपको नहीं समझ में आया कि रेयरली मतलब अच्छा 10 साल में एक बार या 20 साल में एक बार या 5 साल में एक बार। शायद आपके लिए जो रेयर होता हो, मतलब आप अगर साल में एक बार जाते हो वो रेयर होता हो आपके लिए, वो मेरे लिए रेयर ना होता हो, मेरे लिए ऑफन हो जाता हो, क्योंकि मैं साल में एक बार जा रहा हूँ, मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऑर्डर पता है कि हाँ भाई इतना है ना, पर ये नहीं पता है एक्चुअली कितना, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है ना। समझ रहे बात को? थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं। वेरी ऑफन में देखिए क्या है, आपको एक वो पता चल गया है, मैग्नीट्यूड मिल गया। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू मिल गई है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा भी नहीं जाते हैं, इस क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज़्यादा भी नहीं जाते, मतलब बहुत कम जाते हैं। या फिर अगर मैंने ऑफन बोला होता ना तो थोड़ा बढ़िया समझाते बनेगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं जाते हैं और बहुत कम भी नहीं जाते हैं। तो एक आपको मैग्नीट्यूड ऑर्डर मिल गया है, पर एक्चुअल में वैल्यू नहीं मिली। ऑफन मतलब 25 बार जाते हैं साल में, ऐसा नहीं पता चला। ठीक है, मैग्नीट्यूड मिल गया। अब इस चीज़ का यूज़ कहाँ होता है? यूज़ वहाँ होता है जहाँ से रैंकिंग बनानी होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ रैंकिंग स्कैम 1992 नहीं 2021। देखो क्या हो रहा है रैंकिंग में, क्या होता है, एक बच्चा आपके स्कूल में था, वो लेके आया 95%, है ना, वो घर पे गया, घर वाले बहुत खुश। एक बच्चा लेके आया 75%, एक बच्चा लेके आया 70%, एक बच्चा लेके आया 70%, है ना, एक लेके आया 69%, 3, 4, 5। इस तरह से हमारे पास 5 बच्चे थे। अब देखो सही से देखो, इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, लेकिन जब ये क्लास में खड़ा होकर बताएगा मैं मेरी सेकंड रैंक आई, तो इसको लगभग इतनी ही इज्जत मिलेगी इतनी 95 वाले की, है ना। तो यहाँ पे पता है मेन चीज क्या हो रही, आपको ऑर्डर तो पता है, पर बीच में स्कैम क्या हो रहा है कि 20% का डिफरेंस है, फिर भी उस बच्चे को वैल्यू उतनी मिलेगी जैसे वो सेकंड बच्चा आया होता। अब यही जगह पर अगर ये 94 भी ले आया होता रैंकिंग में, तब भी इसको इतनी ही इज्जत मिलती। तो रैंकिंग में क्या होता है, आपको एक ऑर्डर मिल गया पर आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू अगर पता चल जाएगी तो आप इसके और इसके में बहुत डिफरेंस करेंगे, जबकि सेकंड और थर्ड को एक जैसा मानने लगेंगे, फिर सोचेंगे यार फोर्थ में क्या दिक्कत, फिर सोचेंगे यार फिफ्थ में क्या दिक्कत। यहाँ देखिए पास पास है, पर इसकी जो वैल्यू होगी इज्जत, फिफ्थ नंबर पे है 69 नंबर लाया, और इसकी जो इज्जत होगी या सेकंड वाली जो इज्जत, उसमें बहुत अंतर होगा, क्योंकि रैंकिंग के हिसाब से। पर नंबर के हिसाब से देखिए 2 ही 3% का अंतर है, समझ रहे ना। रैंकिंग का ये यहाँ पे मतलब बन गया हमारा, रैंकिंग वाला एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा आते हैं हम लोग थर्ड, है ना, थर्ड समझते हैं। नॉमिनल हो गया, ऑर्डिनल हो गया, थर्ड होता है हमारा इंटरवल स्केल। थर्ड होता है इंटरवल स्केल। देखिए क्या है इंटरवल स्केल को कैसे समझेंगे, इसमें जो है आप जो वेरी, अभी बताता हूँ आपको दूसरे तरीके से। इस सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले क्या है, ये थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट है, थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये थर्ड लेवल पे आ गया हम। यहाँ पे क्या है, इसको हम कैसे समझेंगे, एक्चुअल में नाम पे नंबर जाइएगा, थोड़ा सा उस तरीके से समझेंगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। यहाँ पर क्या होता है, अभी जब पीछे थे आप, है ना, तो आपको ये नहीं पता था कि कितना, सिर्फ नाम पता था। फिर आप आ गए, आपको पता चल गया कितना मैग्नीट्यूड वाइज, पर एक्चुअल वैल्यू नहीं पता चली। यहाँ पर आपको एक्चुअल वैल्यू पता चलना स्टार्ट हो जाएगी, फिक्स्ड वैल्यू, है ना। फिक्स्ड वैल्यू मतलब क्या, अभी देखो जैसे मैं बताता हूँ। जैसे मुझसे पूछा किसी ने व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ लखनऊ टुडे, तो मुझे कुछ आंसर देना है। तो मैंने मोबाइल खोल कर देखा, उस पर देखा है 15 डिग्री सेल्सियस, मैंने बोल दिया 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
आपको एक आइडिया हो गया, हाँ 15 डिग्री सेल्सियस हल्का हल्का सर्द लग रही होगी, बहुत ज़्यादा नहीं लग रही होगी। उसी जगह पर एक व्यक्ति शिमला में रह रहा था, उससे पूछा गया, अब शिमला वाला मान लीजिए आप में से कोई जो है बच्चा वो शिमला में रह रहा है, ठीक है। मैंने पूछा आपके यहाँ कितना टेम्परेचर है, तो उसने बोला सर मेरे यहाँ तो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब मान लो ऐसी कोई सिटी है जहाँ पर टेम्परेचर जाता है, सिटी का नाम मुझे नहीं इस समय याद आ रहा कोई भी, जहाँ पर टेम्परेचर होता है -10 डिग्री सेल्सियस। 2 बच्चे और एक मैं, हम तीनों लोग आपने अपनी डिटेल दे दी। अब सोच के देखिएगा, मैंने 15 डिग्री सेल्सियस बताया, आप समझ गए हाँ ठीक है भाई। आपने 0 डिग्री सेल्सियस बताया, मैं समझ गया कि हाँ 0 डिग्री सेल्सियस मतलब सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा। इसने बताया -10 डिग्री सेल्सियस, इसका देख के मैं और समझ गया यार इसके यहाँ तो बहुत हालत ख़राब है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक चीज़ समझिए आप, जो 0 डिग्री सेल्सियस वाला है, क्या ये कहना चाहता है कि मेरे यहाँ तो हीट है ही नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं कह सकता हीट ही नहीं है। ये कह देगा हाँ मेरे यहाँ 15 हीट है, ये कह देगा मेरे यहाँ से तो हीट कोई लेके जा चुका है, मीनिंग वही आता है। पर देखिए यहाँ पर क्या मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये नहीं होता है कि नो हीट, समझ रहे हैं बात को। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब सिर्फ एक 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, पैरामीटर है, सिर्फ वो 1 डिग्री के टेम्परेचर को, 1 डिग्री टेम्परेचर मतलब एक लेवल को 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। उससे नीचे आप आते हैं तो माइनस का नाम दे देते हो, तो उसके ऊपर आते हैं तो प्लस का नाम दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि उस पर 0 हीट हो गई। कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये तो नहीं होता 0 हीट, यानी कि यहाँ पे जो 0 होता है, जब भी इंटरवल स्केल की बात करेंगे तो उसमें एक 0 आप इंक्लूड कर सकते हैं, और वो 0 होता है आर्बिट्रेरी 0। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है आर्बिट्रेरी और जो मैं बताना चाहता था उसमें, देखिए क्या होता है। ये आर्बिट्रेरी 0 को तो इंक्लूड करता है, पर ये इंक्लूड नहीं करता है किसको, ट्रू 0 को, ट्रू 0 या एब्सोल्यूट 0 को। इसका मतलब क्या होता है अभी आपको बताऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने कहा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा टेम्परेचर ठंडी हो रही है। मैंने ये नहीं सोचा कि वहां पे हीट तो है ही नहीं, ऐसा नहीं सोचा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट 0 का मतलब क्या होता है, जो बात के बारे में बात हो रही, जिस चीज के बारे में बात हो रही वो 0 है एकदम। जैसे टेम्परेचर की बात हो रही है तो टेम्परेचर इज अ पैरामीटर, बात तो हीट की हो रही है तो कह दो हीट 0 है, पर वो चीज यहाँ नहीं होती। तो ये आर्बिट्रेरी 0 है जो कि चेंज हो सकता है। यहाँ मतलब कि चेंज पर्टिकुलरली चेंज ही नहीं कर दोगे, क्योंकि डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू होती है वो फिक्स रहेगी, पर अभी उसी को फ़ारेनहाइट में बोले तो कुछ और आंसर आ जाएगा, तो वो चेंज हो सकता है, ठीक है। अब इसका डिफरेंस क्या होता है, मतलब ये कैसे आप समझोगे कि ऐसा एग्जांपल कहाँ पे है जहाँ पर ट्रू 0 होता है, वो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल आ जाएगा। एग्जांपल नहीं, टाइप। इंटरवल के बाद होता है रेशियो स्केल। अभी थोड़ा सा इंटरवल में मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा, डिफरेंस करने के लिए पहले ये बता देता हूँ। इंटरवल स्केल को 4th लेवल ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं, है ना। ये सारी बातें अब अंडरस्टूड हो गई होंगी आपको। 4th लेवल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इट इंक्लूड्स ट्रू 0 या एब्सोल्यूट 0। मतलब आप समझ गए कैसे इसको समझेंगे। अब आप एग्जांपल देता हूं, फटाफट से समझ जाओगे आप लोग। देखो क्या है, जैसे आपने मुझसे हाइट पूछी, ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि मेरी हाइट है 5, याद भी नहीं यार, मान लो 5.34, पता नहीं कुछ भी, 34 फीट मान लो, है ना। अब इस तरह से नहीं लेते हैं, है ना, 5 फुट मान लेते हैं। और किसी की होगी 6 फीट और किसी की 10 फीट भी होगी। अब वो हालांकि अलग बात है कि इंसान नहीं है, मान लो ये कोई क्या बोलते हैं, बिल्डिंग खड़ी हुई है ना, बिल्डिंग या छोटा सा कुछ भी हो सकता है इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए क्या है,
कि 5 फीट जो होता है वो उसकी जो हाइट होती है 10 फीट से हाफ होती है, एकदम फिक्स है ना। 5 फीट और 10 फीट आप बता लेते हो। पर उसी जगह पर क्या है कि अभी ऐसी चीज के बारे में बात करी जाए, जैसे कि अगर वेट का एग्जांपल ले ले, वेट से और अच्छे समझ में आएगा। एक वेइंग मशीन रखी हुई थी ऐसे करके, और उस पे यहां पे शो हो रहा था 0 kg, ऐसे नहीं 0.00 करके शो होता है। तो मैं अब ऐसे बोलता हूं कि अभी वे कितना मतलब यहाँ पे वेट जो है वो कितना है, तो आप क्या बोलोगे 0 किलोग्राम या 0 ग्राम। ठीक है, तो जो पहले हम लोग बोल रहे थे 0 डिग्री सेल्सियस और यहां पे हम लोग बोल रहे हैं 0 किलोग्राम, सारा मुद्दा यहां पे आकर रुक गया है ना। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता था कोल्ड, जबकि 0 किलोग्राम का मतलब है नो वेट। समझ रहे बात आपको? इसका एकदम वैल्यू है एब्सोल्यूट। 0 kg का मतलब है नो वेट, सिंपल सी बात। जबकि यहां पर हम नो हीट जैसा टर्म यूज नहीं कर सकते थे। समझ रहे बात आपको? जैसे ही आप रेशियो स्केल पे आ गए, अब आपके पास एब्सोल्यूट 0 है, यानी कि अगर कोई 0 किलोग्राम बोल रहा है तो नो वेट हो गया, जबकि टेम्परेचर में वो चीज नहीं बोल सकते थे आप। ये डिफरेंस था, है ना। और एक और डिफरेंस होता है इंटरवल स्केल में। आप एक चीज और कर सकते हो, इंटरवल स्केल में आप डेटा जो भी होगा उसको आप ऐड कर सकते हो। जैसे 15 डिग्री में 10 डिग्री ऐड कर दिया तो 25 डिग्री हो गया, हम समझ गए हाँ थोड़ा और गर्मी हो गई। सब्सट्रैक्ट कर सकते हो कि भाई सुबह इतना था अभी इतना हो गया, सब्सट्रैक्ट करना। ठीक है, पर हमारा जो लास्ट वाला होता है, हाँ जो हमारा लास्ट वाला होता है यानी कि रेशियो स्केल, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। भाई कोई 5 फीट का था, 2 साल में 2 फीट बढ़ा के 1 फीट बढ़ा के 6 फीट का हो गया तो ऐड हो गया सिंपली। इसमें आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो कि कोई चीज भाई छोटी हो गई पहले से, अब इंसान नहीं छोटे हो जाएंगे, वो एग्जाम्पल ना लगा देना यहाँ। ऐड कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्या आपने बोला कि मैं आपके 3 गुना ज्यादा लंबा हूं, तो उसने कहा मैं 2 फीट का हूं, तो आप हो गए 6 फीट के। उसका एक्चुअल में मतलब भी निकल रहा कि एक्चुअल में 2 2 2 उतना बड़ा हो जाएगा। मल्टीप्लाई भी यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई का भी ऑप्शन है। और मल्टीप्लाई कर सकते हो तो डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड करने का मतलब क्या, बोल दिया जाए कि मैं आपका जस्ट हाफ हूं, तो उसका डिवाइड कर दो, हाफ वैल्यू आ जाएगी। और एक्चुअल में उसका मीनिंग भी है कि उसकी हाइट जो उससे आधी है। साथ साथ में ये सारी चीजें जब आप कर सकते हो तो आप रेशियो भी ले सकते हो। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा, तो उसको रेशियो फॉर्म में बोल सकते हैं कि भाई आपकी हाइट और मेरी हाइट का रेशियो 2:1 है। यानी आप अगर 5 फीट के हो, 5 को 6 कर लो, 6 फीट के हो, तो मैं हूं 3 फीट का, और इसका मतलब निकल रहा है। जबकि जब आप इंटरवल स्केल में थे, इससे जस्ट पहले वाले में जहां मैंने टेम्परेचर का एग्जांपल दिया था, वहां पे ऐड हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो आप, डिवाइड नहीं कर सकते हो, सिमिलरली रेशियो भी नहीं कर सकते हो। अब सारा समझ में आ रहा होगा कि इंटरवल मतलब भाई ऐड कर दिया इंटरवल बना दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया इंटरवल बना दिया, कि 10-10 का एडिशन करते जाओ और वो इंटरवल बनता चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे वो नाम बनाया गया था, इसलिए मैंने बोला था आप वेट करिए समझ में आएगा आपको। और इसमें रेशियो नहीं ले सकते थे आप, जबकि फोर्थ वाले का नाम रेशियो स्केल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप रेशियो भी बना सकते हो, जबकि पिछले वाले में रेशियो बनाने की इजाजत आपके पास नहीं थी, क्योंकि इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि उसमें आप रेशियो भी बना सकें। तो यहाँ तक का जो भी चीज था वो सारा इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको बता दिया है। ये इंट्रोडक्शन था। अगली वीडियो में दोस्तों जो भी चीजें हैं, बार डायग्राम वगैरह, पाई डायग्राम, ये सारी चीजें आने वाली हैं, सारा मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और उनसे कहिए वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।